मित्रों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, विवाह के पश्चात ये देखा जाता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आया है, उसका पैर आपके घर के लिए कैसा है, शुभ है कि अशुभ है। ऐसा कई मामलों में देखा जाता है कि आफ्टर मैरिज व्यक्ति की जो धन संपन्नता है, धन समृद्धि है, उसमें काफ़ी ग्रोथ होती है। व्यक्ति की धन समृद्धि बढ़ती है, परिवार में धन संपन्नता बढ़ती है। लेकिन कई मामले ऐसे भी हैं जहाँ पे आफ्टर मैरिज विवाह के पश्चात जीवन साथी का जो पैर है घर में जो पड़ता है, कई मामलों में देखा गया है कि वो अनफॉर्चुनेट साबित होता है, जिसमें पता चला कि बिजनेस में लॉस हो गया, व्यापार में लॉस हो गया, या फिर घर का मुखिया मतलब घर का कोई परिजन एक्सपायर कर गया। मतलब घर की जो धन समृद्धि है, घर की जो धन संपन्नता है, उसमें कह लीजिए कि कमी आने लगती है। तो इस तरह से कई बार देखा जाता है कि भाई जो हमारे लाइफ में जो लाइफ पार्टनर आ रहा है, जो स्पाउस आ रहा है, उसका आगमन हमारी लाइफ में कैसा रहेगा। वो हमारी धन संपन्नता, धन समृद्धि को बढ़ाएगा या फिर उसमें कमी आएगी। आज का हमारा यही विषय है मित्रों, कि नौमान चार्ट से कैसे देखा जाए कि विवाह के पश्चात जब आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आता है, आपका जीवन साथी आपकी लाइफ में आता है, तो आपकी जो वेल्थ है, जो आपकी धन समृद्धि है, धन संपन्नता है, उसमें इजाफा होगा, ग्रोथ होगी, या उसमें कमी आएगी। आप इसको इनडायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है आपकी लाइफ में जो आएगा, वो आपके लिए धन संपन्नता के लिहाज से देखें तो क्या उसका आना भाग्यशाली साबित होगा, या फिर उसका आना लाइफ में कह लीजिए कि कई सारे दुर्भाग्य को लेकर चला आएगा। तो इस चीज को हम आज नौमान चार्ट में देखेंगे कि इस चीज को कैसे देखा जाता है। मित्रों, लगन कुंडली में जैसे कि हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था कि कुंडली में जो धन भाव होता है मित्रों, ये व्यक्ति की वेल्थ को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। व्यक्ति की धन संपन्नता, उसकी सेविंग्स, उसके डिपॉजिट्स, उसकी जो वेल्थ का लेवल है, उसको हम लगन कुंडली में हम लोगों ने देखा था धन भाव से देखते हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति जीवन में कैसे लाभ हासिल करेगा, कैसे उसकी गेन्स रहेंगी, कैसे उसकी इनकमिंग रहेगी, कैसी अर्निंग रहेगी, इस चीज को हम लोग लगन कुंडली में लाभ भाव से देखते थे। तो और व्यक्ति अपने जीवन में कितना कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड मटेरियल्स, कह लीजिए कि घर, मकान, जमीन, जायदाद, ये सारी चीजें बना पाएगा, इस चीज के लिए हम लोग कुंडली के 4th हाउस को देखते थे। अब इसको थोड़ा सा हम आएंगे नौमान चार्ट पे लेकर के मित्रों। अगर हम यहाँ पे देखें कि नौमान चार्ट का जो दूसरा भाव है मित्रों, इससे हम आफ्टर मैरिज, क्योंकि नौमान चार्ट मित्रों तब एक्टिवेट होता है जब आपके विवाह हो जाती है, जब आपके मैरिज हो जाता है, तब जाकर के आपका नौमान चार्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ का जो धन भाव है, ये आफ्टर मैरिज आपका वेल्थ का लेवल कैसा रहेगा, धन संपन्नता कैसी रहेगी, जैसे कि हमने लगन कुंडली में डिस्कस किया था। ये सारी चीज तो हम यहाँ देखते ही देखते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर आ जाने के बाद। लेकिन यहाँ पे ये नौमान चार्ट एक्टिवेट हो रहा है आपके मैरिज के बाद। इसका मतलब क्या है कि आफ्टर मैरिज आपका जो धन समृद्धि का स्तर है, धन संपन्नता है, आपकी जो सेविंग्स है, जो डिपॉजिट्स है, वो बढ़ेंगी कि घटेंगी, इसको हम कुंडली के दूसरे भाव से देखेंगे, नौमांस कुंडली के। लेकिन चूंकि नौमांस कुंडली का दूसरा भाव और भी बहुत सारी चीजों को दिखाता है, जैसे आफ्टर मैरिज जातक का पारिवारिक सुख कैसा रहेगा, पारिवारिक हैप्पीनेस उसको कैसे मिलेगी, परिवार की हैप्पीनेस, उसका कुटुंब का विस्तार कैसा होगा, ये सारी चीजें हम नौमांस कुंडली के धन भाव से देखते हैं। लेकिन चूंकि आज का हमारा विषय धन संपन्नता, धन समृद्धि को लेकर के है, तो हम अपने विषय पे केंद्रित रहेंगे, कंसंट्रेट रहेंगे। जो दूसरा भाव है उससे जो देखे जाना जो विषय है कि आफ्टर मैरिज आपका जब लाइफ पार्टनर जब आ जाता है, तो आपकी धन समृद्धि जो है, आपका जो वेल्थ है, सेविंग्स है, डिपॉजिट्स है, उसमें बढ़ोतरी होगी या वो चीजें घटेंगी, ये हम नौमांस कुंडली के मित्रों दूसरे भाव से देखते हैं। और इसके स्वामी से, मतलब नौमांस कुंडली का दूसरा भाव और इसके स्वामी से हम इसका विचार करते हैं कि आफ्टर मैरिज, चूंकि ये मैरिज के बाद एक्टिवेट होने वाला चार्ट है, उसके बाद आपका वेल्थ का लेवल कैसा रहेगा, वो पॉजिटिव सकारात्मक दिशा में उसमें ग्रोथ आएगी या उसमें कह लीजिए कि कमी आएगी, लॉसेस होंगे, धन का क्षय होगा। ये सारी चीजें यहां से हम प्लस और माइनस दोनों देखते हैं। उसी प्रकार से मित्रों
नवमांश कुंडली का जो 11वां भाव है, नवमांश कुंडली का 11वां भाव है, ये आफ्टर मैरिज लाइफ पार्टनर के आ जाने के बाद जीवन में आप किस प्रकार के लाभ अर्जित करेंगे, किस प्रकार की इनकमिंग्स होंगी, किस प्रकार का आपको प्रॉफिट्स होगा, ये सारी चीजों को दर्शाता है। लेकिन चूंकि नवमांश कुंडली का 11वां भाव है, तो यहां से और भी कई सारी चीजों का हम विचार करते हैं, क्योंकि 11वां भाव डिजायर्स का भी है, इच्छाओं का है, आकांक्षाओं का है। तो आपकी मैरिज को लेकर के जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, इसका भी विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। आप अपने पार्टनर को लेकर जो आपकी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, इसका भी हम कुंडली के 11वें भाव से विचार करते हैं। तो ये तो मित्रों हो गया 11वें भाव और 11वें भाव के स्वामी से विचार करते हैं। और कुंडली नवमांश कुंडली का चौथा भाव है, जैसे कि हमने लग्न कुंडली में देखा था, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल्स, घर, मकान, जमीन, जायदाद, इन सारी चीजों का विचार करते हैं। तो नवमांश कुंडली का मतलब क्या है कि आफ्टर मैरिज इन सारी चीजों की क्या स्थिति रहेगी, घर, मकान, जमीन, जायदाद, इन सारी चीजों का विचार नवमांश कुंडली के चौथे भाव से करेंगे और इसके स्वामी से करेंगे। ये तो हो गई मोटी मोटी बात। तो लेकिन अब ये पता कैसे चलेगा यहाँ पे, लेकिन चौथे भाव से हम वैवाहिक सुख का भी विचार करते हैं, क्योंकि नवमांश कुंडली मैरिज की है। नवमांश कुंडली बेसिकली जो कंसंट्रेट पॉइंट होता है नवमांश कुंडली का, वो मैरिटल लाइफ का है। तो यहाँ का चौथा भाव और भी फिजिकल कंफर्ट, लग्जरीज और इन सारे मटेरियल से अलावा भी बहुत सारी जानकारी देता है, मैरिटल हैप्पीनेस की जानकारी वगैरह देता है। लेकिन आज जो हमारा विषय है वो केंद्रित है धन समृद्धि और धन संपन्नता के ऊपर, कि अवैवाहिक जीवन के बाद आपके पार्टनर के आ जाने के बाद इसका लेवल में इजाफा होगा या कमी आएगी, इस पे हम बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम देखेंगे कि ये कैसे देखा जाता है। मैं तो जिस प्रकार से अभी मैंने बताया कि नवमांश कुंडली का जो दूसरा भाव है, ये आपके लाइफ पार्टनर के आ जाने के बाद, मतलब कह लीजिए आफ्टर मैरिज, आपके वेल्थ को शो करता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर नवमांश कुंडली का जो दूसरा भाव है और जो इसका स्वामी नवमांश कुंडली में है, वो जितनी बेहतर, जितनी अच्छी स्थिति में रहेगा, उतना ही ये धन संपन्नता, धन समृद्धि में, वेल्थ में ग्रोथ का सूचक है, बढ़ोतरी का सूचक है। अब जैसे मान लीजिए कि नवमांश कुंडली का जो दूसरा भाव है, ये यहाँ पे जो दूसरे भाव के स्वामी है, या स्वराशि के हो जाए, यहीं पे स्थित हो जाए, या कहीं पे नवमांश कुंडली में कहीं पे अपनी उच्च राशि में स्थित हो जाए, या फिर नवमांश कुंडली के किसी शुभ भाव में अच्छी स्थिति में हो, एफ्लिक्शन में ज्यादा ना हो, ज्यादा एफ्लिक्शन में ना हो। और यहाँ पे ये स्थिति नवमांश कुंडली का दूसरा भाव और इसके स्वामी की स्थिति ये निर्धारित करेगी कि आफ्टर मैरिज आपका जो वेल्थ है, क्योंकि यहाँ पे हम देखिए धन भाव और लाभ भाव में बेसिक एक डिफरेंस समझ लीजिए मित्रों। धन भाव आपकी सेविंग्स को दर्शाता है, आपकी डिपॉजिट्स को शो करता है, आपके एसेट्स को शो करता है, और लाभ आपकी गेन्स को, अर्निंग को शो करता है। भाई जाहिर सी बात है, जब अपनी लाइफ में आप लाभ वगैरह अर्जित करेंगे तो कुछ अपने जीवन को चलाने के लिए गृहस्थी में कुछ खर्चा वगैरह भी करेंगे। तो जो आप बचा पाते हो, जो आप सेव कर पाते हो, और जो आपका ओवरऑल टोटल एसेट्स है, वो कुंडली के हम धन भाव से देखते हैं। और कुंडली का 11वां भाव लाभ और अर्निंग को शो करता है। तो अगर धन भाव में मान लीजिए कोई ऐसा ग्रह आके बैठ गया है जो कि धन भाव में उच्च राशि का हो जाता है, या फिर दूसरे भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में कहीं उच्च राशि में जाके बैठ जाए, या यहीं पे स्वराशि का हो जाए, तो ये धन संपन्नता के बहुत अच्छे संकेत को दिखाता है। अब मान लीजिए कि नवमांश कुंडली में दूसरे भाव में दूसरे भाव के स्वामी जो है, यहाँ पे अगर भाग्येश आके बैठ जाए, नवमांश कुंडली का जो नवम भाव है, इसके स्वामी अगर आकर के नवमांश कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाए, या दूसरे भाव का स्वामी नवमांश कुंडली के भाग्य भाव में बैठ जाए, या नवमांश कुंडली के लाभ भाव के स्वामी यहाँ दूसरे भाव में आ जाए, या दूसरे भाव के स्वामी लाभ भाव में चले जाए और अच्छी स्थिति में हो, तो ये सब वेल्थ में बढ़ोतरी, वेल्थ में इजाफा, धन संपन्नता में इजाफा, धन समृद्धि में इजाफा के सूचक है। आप ऐसा समझ लीजिए। अब अगर मान लीजिए धन भाव के स्वामी कुंडली के नवमांश कुंडली के केंद्र स्थान में अच्छी स्थिति में हो, या कुंडली के त्रिकोण स्थान पंचम भाव, नवम भाव, लाभ भाव या स्वयं धन स्थान में हो और अच्छी स्थिति में हो, स्वराशि के, उच्च राशि के, अति मित्र राशि के या फिर मित्र राशि के, और एफ्लिक्शन से फ्री हो,
तब ये आपकी वेल्थ में कह लीजिए कि बढ़ोतरी का सूचक है, आपकी धन संपन्नता धन समृद्धि में बढ़ोतरी का सूचक है। और वही जिस प्रकार से मैंने बताया कि कुंडली का नवमांश कुंडली का जो लाभ भाव है, ये दर्शाता है कि जब आपकी मैरिज हो जाती है, जब आपका कह लीजिए कि जब आफ्टर मैरिज आपका लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आ जाता है, तब ये क्या करता है कि आफ्टर मैरिज आपके जीवन में लाभ आप किस प्रकार के अर्जित करोगे, क्या आपके कैसे गेन्स रहेंगे, कैसे प्रॉफिट्स आप अर्जित कर पाओगे, कैसी आपकी अर्निंग रहेगी, कैसी इनकमिंग रहेगी, ये चीज आफ्टर मैरिज कुंडली नवमांश कुंडली का 11वां भाव बताता है और इसका स्वामी से देखा जाता है। इससे बहुत सी अन्य भी चीजें देखते हैं, मैरिज की जो डिजायर्स है, मैरिज की जो आकांक्षाएं हैं, लेकिन जो आज वो हमारा विषय नहीं, उसको किसी अन्य एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा विषय है वो वेल्थ की संपन्नता को लेकर के है। अब यहां पे देखिए अब अगर वही चीज जो मैंने धन भाव इसके स्वामी के लिए बताई, अब वो यहां पे भी लागू होगी कि नवमांश कुंडली का जो लाभ भाव है और इसके स्वामी नवमांश कुंडली में जितनी बेहतर और जितनी अच्छी स्थिति में रहेंगे, तब ये डिनोट करता है कि आपके पार्टनर के आ जाने के बाद, मतलब आफ्टर मैरिज, आपकी जो इनकमिंग्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, गेन्स हैं, लाभ है, वो उसमें इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। और आपकी जो डिजायर्स हैं, क्योंकि 11वां भाव डिजायर्स को भी शो करता है, आपकी इच्छाओं को, आपकी मनोकामनाओं, आकांक्षाओं को शो करता है। तो आफ्टर मैरिज इन चीजों की पूर्ति को दिखाता है कि आपकी डिजायर्स फुलफिल होंगी आफ्टर मैरिज, अगर नवमांश कुंडली का 11वां भाव और इसके स्वामी नवमांश कुंडली में अच्छी स्थिति में है। अब इसको कैसे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि नवमांश कुंडली में लाभ भाव में कोई उच्च राशि का ग्रह आके बैठ जाए, या फिर नवमांश कुंडली के स्वामी नवमांश कुंडली में कहीं जाके अपनी उच्च राशि में बैठ जाए, या खुद नवमांश कुंडली के लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव में ही स्वराशि के हो जाए, तो ये इनकमिंग्स के लिए, लाभ आने के लिए, लाभ जाने के लिए कि आय के लिए, इनकमिंग्स के लिए बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन है, बहुत बढ़िया संकेत है। अब मान लीजिए कि नवमांश कुंडली में यहां पे लाभ भाव में अब अगर भाग्य भाव के स्वामी जो कि लक को शो करते हैं, वो आकर के लाभ भाव में बैठ जाए अच्छी स्थिति में, तब ये आपके लिए आफ्टर मैरिज अच्छे गेन्स का, अच्छे लाभ का, अच्छी इनकमिंग्स का, अच्छे प्रॉफिट्स का इंडिकेटर है। या लाभ भाव का स्वामी भाग्य भाव में चला जाए, नवमांश कुंडली की अच्छी स्थिति में हो, तो यहां पे आप कह लीजिए कि ये भी सारी चीजें आफ्टर मैरिज आपके लाइफ में जो इनकमिंग्स है, प्रॉफिट्स है, अर्निंग है आपकी, उसमें इजाफा करेंगी, ग्रोथ करेंगी। जितनी बेहतर स्थिति में धन भाव, लाभ भाव और सुख भाव इनके स्वामी होंगे, उतना ही धन समृद्धि में बढ़ोतरी का इंडिकेटर है। तो अगर यहां पे आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर लाभ भाव के स्वामी, अगर जैसे मैंने आपको बताया यहां पे धन भाव के स्वामी आकर के अगर लाभ भाव में बैठ जाए अच्छी स्थिति में, या फिर लाभ भाव के स्वामी जाकर के धन भाव में अच्छी स्थिति में बैठ जाए, तब फिर ये लाइफ में आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ में वेल्थ को कह लीजिए इनकमिंग्स के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, अर्निंग के लिए बहुत अच्छे संकेत है कि उनमें बढ़ोतरी होगा, इजाफा होगा आपकी आय में, आपकी गेन्स में, और आपकी आफ्टर मैरिज जो आपके डिजायर्स हैं वो फुलफिल होंगी। ऐसा भी इसको आप समझ लीजिए कि लाभ भाव के स्वामी अगर नवमांश कुंडली के केंद्र स्थान में अच्छी स्थिति में बैठ जाए, या त्रिकोण स्थान में पंचम भाव, नवम भाव या धन भाव में अच्छी स्थिति में बैठ जाए, तो ये भी इंडिकेटर है इस बात का कि आफ्टर मैरिज के बाद आपकी जो इनकमिंग्स है, अर्निंग्स है, उसमें काफी इजाफा होगा। जितना ये अच्छी स्थिति में होगा उतना ही अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि ये अर्निंग्स के बढ़ने का, प्रॉफिट्स के बढ़ने का, अर्निंग के आय के बढ़ने का, ये सब अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होगा। अब मित्रों, जिस प्रकार से मैंने बताया आपको कि यहां से हम धन संपन्नता, धन समृद्धि में बढ़ोतरी को देखते हैं, कह लीजिए कि प्लस पॉइंट को देखते हैं, तो यहां से हम लॉसेस का भी विचार करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के लिए जो आप उसकी विवाह है, जो उसका मैरिज है, वो अच्छा साबित नहीं होता, उसके लाइफ पार्टनर का उसका लाइफ में आना उसके लिए कह लीजिए कि मिस फॉर्च्यून उसके लिए लेके चला आता है, दुर्भाग्य उसके लिए चला आता है कि पता चला आफ्टर मैरिज उसको बिजनेस में लॉस हो गया, किसी कारणवश उसके धन का क्षय होने लगा, तब ये लोग मान के चलते हैं कि भैया की शादी जो उसका लाइफ पार्टनर उसकी लाइफ में आया है, भैया उसका आना उसके लिए शुभ नहीं रहा। उसके आने के पश्चात उसके कह लीजिए कि लॉसेस वगैरह हुए, या किसी कारण कोई परिजन बीमार हो गया तो उस बीमारी को ही ठीक कराने में अच्छा खासा धन खर्चा हो गया। तो
अगर इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें बताई, वहां पे कुछ नेगेटिव बातें भी हैं जो कि नेगेटिव इंडिकेशन है आपकी धन समृद्धि धन संपन्नता में कमी होने के। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे धन भाव में कोई आके नीच राशि का ग्रह बैठ जाए, या धन भाव के स्वामी कहीं अपनी कुंडली में जाके नीच राशि के बैठ जाए और वो एफ्लिक्शन में भी हो, तो ये भी समझ लीजिए कि आफ्टर मैरिज कि आपकी जो धन क्षय की स्थिति को शो करता है, कोई ना कोई एक ऐसा वजह बन जाएगा, कोई ना कोई एक ऐसा रीजन बन जाएगा जिसके चलते आपका जो धन है, जो आपने जमा पूंजी इकट्ठी की है, जो डिपॉजिट से इकट्ठा किए हुए हैं, जो आपने एसेट्स वगैरह बना रखे हैं, उनका नुकसान होने लगता है। कोई परिजन बीमार है तो उसके इलाज वगैरह में ही सब खर्चा हुआ जा रहा है। इस तरह से आप समझ लीजिए कि मतलब कोई ना कोई एक ऐसा रीजन बन जाएगा जिसके चलते आपके धन का नुकसान हो। बिजनेस में लॉस हो गया, व्यापार में लॉस हो गया, आपकी जो सेविंग्स है वो कि घर में मान लीजिए चोरी हो गई। भाई देखने को तो ये हुआ कि धन का क्षय हुआ, लेकिन चूंकि ये सारी चीजें मैरिज के पश्चात हो रही है, तो लोग कहते हैं कि ना कि भी आपका जो लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आया है उसका आना आपके लिए शुभ साबित नहीं हुआ, फॉर्चुनेट साबित नहीं हुआ, और आपके लाइफ पार्टनर के आपके मैरिज के पश्चात आने के बाद आपकी धन समृद्धि में कमी आई है, आपको धन का क्षय, धन का लॉस सहना पड़ रहा है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो कि इनडायरेक्टली ये इंडिकेटर है, जो मैं आज का विषय लिया हूं, इस बात का इंडिकेटर है कि आफ्टर मैरिज अगर उसका पार्टनर उसकी लाइफ में आता है तो उसके लिए भाग्यशाली साबित होगा या दुर्भाग्य लेके आएगा। इन सारी चीजों को हम नॉर्मल चार्ट से देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये धन भाव बहुत ज्यादा पीड़ित है, एफ्लिक्शन है, या इसके स्वामी नॉर्मल चार्ट में बहुत ज्यादा पीड़ित है, तब ये निगेटिव इंडिकेटर है, तब ये माइनस पॉइंट है इस कुंडली के लिए कि आफ्टर मैरिज आपके स्पाउस के आ जाने के बाद आपकी धन समृद्धि में काफी कमी आएगी। कोई ना कोई एक ऐसा वजह बन जाएगा, जो कोई ऐसा रीजन बन जाएगा जिसके फलस्वरूप आपको अपने धन का क्षय करना पड़े, धन का लॉस करना पड़े, ऐसे आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार से मित्रों नवमांश कुंडली का अब जैसे प्रस्तुत उदाहरण में एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर धन भाव में देखिए, यहां पे प्रस्तुत उदाहरण कर्क लग्न का है मित्रों, जहां पे धन भाव में सिंह राशि आ रही है। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। तो अगर सूर्य, जैसे मैंने एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूं कि यहाँ पे प्रस्तुत उदाहरण कर्क लग्न का है, अगर और सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं, अगर सूर्य मेष राशि में है तो ये पॉजिटिव इंडिकेटर है कि आपका जो स्पाउस है आफ्टर मैरिज जब आएगा आपकी लाइफ में तो आपके धन संपन्नता में इजाफा होगा। और वहीं अगर मान लीजिए कि अगर ये सूर्य जाकर के बैठ जाए, सूर्य नीच के होते हैं तुला राशि में, अब ये तुला राशि में हो जाए और यहाँ पे इनके ऊपर एफ्लिक्शन भी आ जाए, मान लीजिए केतु की दृष्टि आ रही है, केतु वगैरह की दृष्टि आ रही है, तब ये धन संपन्नता में कमी का सूचक है, आप ऐसा समझ लीजिए। उसी प्रकार से मित्रों जैसे मैंने आपको बताया कि धन स्थान का स्वामी और धन स्थान जितना ज्यादा पीड़ित होगा उतना ही ज्यादा आपको आफ्टर मैरिज धन की कमी, धन को लेके अभाव, धन को लेके परेशानी से जूझना पड़ेगा। और दूसरी तरफ मित्रों नवमांश कुंडली का 11वां भाव मैंने जैसे अच्छी बात बताई थी कि अगर अच्छी स्थिति में है, इसके स्वामी अच्छी स्थिति में है, तो आपकी अर्निंग्स, आय में इजाफा को दिखाते हैं। और वहीं अगर नवमांश कुंडली का 11वां भाव और इसके स्वामी नवमांश कुंडली में पीड़ित हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे नवमांश कुंडली के लाभ भाव में कोई नीच राशि का ग्रह बैठ जाए, ये नवमांश कुंडली के जो लाभ भाव के स्वामी है वो नवमांश कुंडली में कहीं जाके नीच राशि में बैठ जाए, तब ये नेगेटिव इंडिकेटर है कि आफ्टर मैरिज आपके जब लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा उसके पश्चात आपकी जो इनकम हो रही थी, जो आय हो रही थी, उसमें कमी आएगी। तो आप तो यही मान के चलोगे ना भैया कि आपके लाइफ पार्टनर का आपके लाइफ में आना शुभ नहीं रहा, और उसका आने के पश्चात आपकी जो इनकमिंग्स है, जो प्रॉफिट्स है, जो गेन्स है, उसमें दिन पे दिन कमी आ रही है। और आपकी क्योंकि 11वां भाव डिजायर का भी है, मनोकामनाओं का भी है, आकांक्षाओं का भी है, तो अगर ये भाव इसके स्वामी अगर पीड़ित हो गए तो इस बात का इंडिकेटर है कि आपकी जो मैरिज के पश्चात आपकी जो आकांक्षाएं हैं लाइफ को लेकर के, वेल्थ को लेकर के, इनकमिंग्स को लेकर, अर्निंग को लेकर के और मैरिज को लेकर के, वो कुछ ना कुछ ऐसी अड़चने आ जाएंगी, ऐसी ऐसी बाधाएं आ जाएंगी, वो पूरी नहीं हो पा रही है, या फिर कह लीजिए कि आंशिक रूप से पूरी हो पा रही है, आप ऐसा समझ सकते हैं।
अब जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे जैसे हम जानते हैं मित्रों कि कुंडली के 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव दुष्ट स्थान होता है। तो अगर धन भाव में दुष्ट स्थान के स्वामी आके बैठ जाए, 6वें भाव के स्वामी आके बैठ जाए, या धन भाव के स्वामी 6वें भाव में चले जाए और इन पर अन्य ग्रहों, पापक ग्रहों का भी एफिलिक्शन हो, या अष्टम भाव के स्वामी धन भाव में आके बैठ जाए, या धन भाव के स्वामी अष्टम भाव में चले जाए और पापक ग्रहों का एफिलिक्शन हो इनके ऊपर और खराब स्थिति में हो, या धन भाव के स्वामी लाभ भाव में व्यय भाव में चले जाए, क्योंकि व्यय भाव लॉस का स्थान है और ये दूसरे स्थान भी है, या फिर 12वें भाव के स्वामी धन भाव में आ जाए, या इनके स्वामियों का आपस में किसी प्रकार से संबंध बन रहा है। मतलब धन भाव या इसके स्वामी का जो दूसरे स्थान है नवमांश चार्ट के 6वें भाव या उसके स्वामी, अष्टम भाव या उसके स्वामी, 12वें भाव या उसके स्वामी से संबंध बन रहा है, चाहे स्थिति द्वारा चाहे युति द्वारा, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये भी स्थिति नेगेटिव इंडिकेटर है कि आपको जो आपकी सेविंग्स है, जो डिपॉजिट्स है, जो वेल्थ है, उसको बढ़ाने में बार बार कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई बाधाएं आएंगी। और अगर ये 12वें भाव में चले जाए धन भाव के स्वामी, या 12वें भाव के स्वामी यहाँ पे आ जाए और अन्य भी किसी प्रकार का एफ्लिक्शन है, क्योंकि 12वां भाव लॉस का है, तो ये सीधा सीधा इंडिकेटर है कि आफ्टर मैरिज लाइफ पार्टनर के बाद, लाइफ पार्टनर के आने के बाद आपको धन का क्षय, धन का नुकसान झेलना पड़ेगा। परिस्थितियां किसी प्रकार की भी क्रिएट हो सकती हैं जिसके फलस्वरूप आपको अपने धन को, सेविंग्स को, डिपॉजिट्स को खर्चा करना पड़े। रीजन कोई भी हो सकता है, चाहे कोई परिजन बीमार पड़ जाए, धन की चोरी हो जाए, व्यापार में लॉसेस वगैरह हो जाए, आप ऐसे समझ सकते हैं। और वही सेम चीज हम लाभ भाव में देखेंगे। अगर दूसरे स्थान के स्वामी लाभ भाव या इसके स्वामी को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे लाभ भाव के स्वामी 6वें भाव या 8वें भाव या 12वें भाव में आ जाए, या 6वें भाव या 8वें भाव या 12वें भाव के स्वामी लाभ भाव में चले जाए, या इनके स्वामी के साथ युति कर लें, तो भी आप समझ सकते हैं कि ये नेगेटिव इंडिकेशन है। लाभ होने में, इनकमिंग होने में, गेन्स होने में ये बाधाओं के संकेत हैं, अड़चन के संकेत है। यहाँ पे अन्य भी जितने भी पापक ग्रहों का एफ्लिक्शन होगा, स्थिति उतनी ही खराब होती जाएगी। पता चला आप विवाह से पहले, मैरिज से पहले अच्छा खासा आपका बिजनेस चल रहा था, आप अच्छी खासी लाभ वगैरह अर्जित कर रहे थे, लेकिन आफ्टर मैरिज उसमें फिर गिरावट आने लगी, बाधाएं आने लगी, बाद बिजनेस में लॉस वगैरह होने लगा। तमाम ऐसी चीजें हैं जो होने, मतलब कोई ना कोई ऐसा रीजन बन जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी अड़चनें, कुछ ना कुछ ऐसी बाधाएं आ जाएंगी जिसके फलस्वरूप आपकी लाइफ में ये सारी चीजें होने लगती हैं। अब मित्रों, ये सारी चीजें हैं कि जैसे अब यहां पे बात हो गई कि धन की और लाभ की। अब एक फैक्टर और है जिससे हम किसी के धन संपन्नता, धन समृद्धि का आकलन करते हैं, वह है उसकी चौथा भाव। चौथा भाव लग्जरी, कंफर्ट से रिलेटेड जो मटेरियल्स होते हैं उनको शो करता है, जैसे घर, मकान, जमीन, जायदाद, ये सारी चीजें, वाहन का सुख, ये सारी चीजें कुंडली का चौथा भाव बताता है। तो नवमांश कुंडली का चौथा भाव और इसके स्वामी जितनी अच्छी स्थिति में रहेंगे, तो ये दर्शाते हैं कि नवमांश आफ्टर मैरिज आपके लाइफ पार्टनर के आ जाने के बाद आप अपनी लाइफ में लग्जरी और कंफर्ट से रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अर्जित कर पाएंगे। आप ये इसका, इस भाव का, इसके स्वामी का मजबूत होना, ये इंडिकेटर है कि आफ्टर मैरिज आप कोई नई जमीन या कोई नया मकान, गाड़ी वगैरह खरीद पाओगे। ये इस चीज के अच्छे संकेत है। अगर नवमांश कुंडली का चौथा भाव, इसके स्वामी जितनी अच्छी स्थिति में रहेंगे, ये इस बात का संकेत है कि ये सारी चीजें आपको लाइफ में अच्छी तरीके से मिलेंगी और आप लग्जरी और कंफर्ट से रिलेटेड घर, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी वगैरह आप आफ्टर मैरिज अपनी लाइफ में बना पाओगे, अचीव कर पाओगे। और वही नवमांश कुंडली का चौथा भाव, इसके स्वामी पीड़ित हो गए नवमांश कुंडली में, तो भी दर्शाता है कि आफ्टर मैरिज जब आपके लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आए तो वो चीजें आपके या तो उसको मेंटेनेंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है। आप नई चीजें तो खरीदना छोड़िए, जो चीज आपके पास खुद ब खुद है पहले से, उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये सारी चीजें कब बलवती हो जाएंगी? जब नवमांश कुंडली का धन भाव या इसके स्वामी, कुंडली का 11वां भाव, इसके स्वामी ये पीड़ित है। तो इनके पीड़ित होने का मतलब, या इनके 12वें भाव के स्वामी, चूंकि नवमांश कुंडली का 12वां भाव लॉसेस को शो करता है, इसके ये इस भाव से या इसके स्वामी से धन भाव, लाभ भाव, धन भाव या इसके स्वामी, लाभ भाव या इसके स्वामी संबंध बना ले। और साथ ही साथ कुंडली, नवमांश कुंडली का चौथा भाव, इसके स्वामी भी पीड़ित है, तब ये निश्चित तौर पर
आपको कंफर्म कर देगा कि मैरिज के बाद आपको धन को लेकर के जूझना पड़ेगा, और आपके पास जो पहले से बनी बनाई चीजें हैं वो भी आपके हाथ से जा सकती हैं। खरीदना तो छोड़िए, आप उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगी। अगर नौमांस कुंडली का चौथा भाव इसके स्वामी भी पीड़ित हो जाए, साथ साथ धन भाव लाभ भाव भी पीड़ित हो जाए। अगर अकेली यह चीज है पीड़ित है तो धन और लाभ अच्छे आ रहे हैं, ये धन भाव और इसके स्वामी मजबूत है, लाभ भाव इसके स्वामी मजबूत है नौमांस कुंडली में, अकेले चौथा भाव इसके स्वामी डिस्टर्ब है, खराब स्थिति में पीड़ित है, तब इस बात का इंडिकेटर है कि कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस हैं, चाहे अपने जॉब के चलते, नौकरी के चलते आप अपने जन्म स्थान से काफी दूर चले गए हैं, किराए वगैरह पर रह करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, तो वहां फिर आदमी फिर नई चीजों को बनाने से बचता है कि भैया कि हम अपने जब ग्रह जनपद जब जाएंगे तब चीजों को मैनेज करेंगे, या फिर जब हम रिटायर हो जाएंगे तब हम जमीन खरीदेंगे, मकान बनाएंगे। ये सारे विषय हैं जिसके सारे आप समझ सकते हैं कि धन तो है, पैसा है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं, चाहे जॉब के चलते, नौकरी के चलते, कहीं दूर दराज के क्षेत्र में किराए वगैरह पर रह रहे हैं, नहीं सोच रहे भाई रिटायरमेंट के बाद हम अपना घर मकान जमीन जायदाद खरीदना प्लान करेंगे, तो सारी चीजें समझ लीजिए कि पेंडिंग में चली जाती, पैसे हैं लेकिन उसका आप यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो जो सेम प्रोसेस मैंने धन भाव के स्वामी में बताया था, लाभ भाव इनके स्वामी में बताया, तो उसी प्रकार चौथे भाव इसके स्वामी को भी देखेंगे कि ये कुंडली में जितनी अच्छी स्थिति में रहेंगे। अब यहाँ पे कोई नौमांस कुंडली के चौथे भाव में कोई उच्च राशि का ग्रह आके बैठ जाए तो सपोर्ट करेगा कि आपकी कुंडली में लग्जरी और कंफर्ट से रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में उनमें इजाफा होगा, आप घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह बना पाओगे आफ्टर मैरिज। ये चौथे भाव का स्वामी, नौमांस कुंडली के चौथे भाव का स्वामी नौमांस कुंडली में कहीं उच्च राशि का हो जाए तो भी अच्छे संकेत है, और नौमांस कुंडली के चौथे भाव के मान लीजिए स्वामी नौमांस कुंडली के चौथे भाव में स्वराशि का हो जाए तो ये भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, गुड पॉइंट है, गुड इंडिकेटर है कि आफ्टर मैरिज आप अपनी लाइफ में भौतिक सुखों से संबंधित जो संसाधन है उनका अच्छा अर्जन कर पाएंगे, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये नौमांस कुंडली का चौथा भाव इसके स्वामी भी इस बात का डिनोशन है, रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि आफ्टर मैरिज जो आपकी जो भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन है, घर मकान जमीन जायदाद, वो कैसा आप मैनेज कर पाओगे। नौमांस कुंडली के चौथे भाव के स्वामी अगर मान लीजिए भाग्य भाव में है, या भाग्य भाव के स्वामी नौमांस कुंडली के चौथे भाव में आ जाए, या धन भाव के स्वामी आ जाए नौमांस कुंडली के चौथे भाव में, या चौथे भाव के स्वामी नौमांस कुंडली के धन भाव में चले जाए, या फिर चौथे भाव के स्वामी नौमांस कुंडली के लाभ भाव में चले जाए, या लाभ भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में आ जाए, ये सब अच्छे संकेत है। नौमांस कुंडली का चौथा भाव चौथे भाव के स्वामी जितनी अच्छी स्थिति में रहेंगे ये उतना ही लग्जरी और कंफर्ट से भरी हुई आपकी मैरिटल लाइफ की जर्नी को शो करता है। अब अगर ये चौथे भाव के स्वामी मान लीजिए केंद्र स्थान में है, या त्रिकोण पंचम भाव नवम भाव में है, लाभ भाव में धन भाव में है, जितनी अच्छी स्थिति में रहेंगे उतना अच्छा आपका कह लीजिए कि भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों को ये रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए, मैं तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो जैसे कि हम जानते हैं कि मैरिज एक ऐसी चीज है जिसमें आपके अकेले से नहीं मतलब है, आप और आपका लाइफ पार्टनर दोनों जब मिलते हैं तो एक नई चीज अस्तित्व में आती है, मैरिज, और जिसे हम कहते हैं विवाह। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए कि जैसे गाड़ी है, गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर दोनों पहिए प्रॉपर रूप से अगर ठीक है तभी गाड़ी सुचारू रूप से ठीक ठाक चलेगी। अगर कोई एक भी पहिया पंचर है मान लीजिए, या हवा कम है, तो गाड़ी सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। तो उसी तरह से जो मैंने सूत्र अभी आपको बताया है, जो फार्मूला आपको बताया है, ये आपको अपनी कुंडली पे तो देखना ही देखना है। आप अगर आपके पास आपके स्पाउस की कुंडली है, आपके लाइफ पार्टनर की कुंडली है, तो जो मैंने सेम सूत्र सेम फार्मूला आपको यहाँ बताया है, और यही चीज आप अपने स्पाउस के लाइफ पार्टनर के धन भाव धनेश की स्थिति को देखेंगे, लाइफ पार्टनर के लाभ भाव लाभेश की स्थिति को देखेंगे, किसके लाइफ पार्टनर के नौमांस चार्ट के धन भाव के स्वामी की स्थिति को देखेंगे, और लाइफ पार्टनर के नौमांस चार्ट के लाभ भाव या उसके स्वामी की स्थिति और उसके स्वामी की स्थिति को देखेंगे, लाइफ पार्टनर के नौमांस चार्ट के चौथे भाव और उसके स्वामी की स्थिति को देखेंगे। अगर आपके पास लाइफ पार्टनर स्पाउस की कुंडली आपके पास है तब ऐसी दशा में आप ऐसा करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जो यंग जनरेशन है जिनकी शादी नहीं हुई है, वो शादी होने का वेट कर रहे हैं, और ये
वेट कर रहे हैं कि भैया आफ्टर मैरिज हमारी जिज्ञासा है मन में कि आफ्टर मैरिज हमारी वेल्थ में इजाफा होगा या कमी आएगी, तब उसके लिए आपको ये करना है कि अगर आपके पास आपके लाइफ पार्टनर की स्पाउस की कुंडली नहीं है, तब आपको जो सतवा भाव है मित्रों, जो नौमांस कुंडली का सतवा भाव होता है वो मैरिटल लाइफ का है, आपके लाइफ पार्टनर का है, आपके स्पाउस का है। तो स्पाउस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसके व्यक्तित्व मैरिज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको नौमांस कुंडली के सातवें भाव से मिलती है और इसके स्वामी से मिलती है। तो चूंकि नौमांस कुंडली का सतवा भाव आपके लाइफ पार्टनर के बारे में जानकारी देता है, तो हम इसको लगन मान करके नौमांस चार्ट को फिर से बना लेंगे। इसको लगन मान करके, जैसे आप प्रस्तुत उदाहरण में देख रहे हैं, इसको लगन मान करके हम फिर से पूरी कुंडली बना लेंगे। तो अब यहां पे जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि अब ये चूंकि नौमांस कुंडली के सातवें भाव को हमने लगन मान करके पूरी कुंडली को फिर से बना लिया है, अब ये रिप्रेजेंट किसके बारे में इंफॉर्मेशन को करेगा? आपका जो अपकमिंग लाइफ पार्टनर है, अपकमिंग जो जीवन साथी आपके लाइफ में आने वाला है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमको इस कुंडली से मिल जाएगी। अब आपको कुछ देर के लिए थोड़ा सा अपनी कुंडली को अवॉइड करके इस कुंडली को देखना होगा, और जो मैंने सेम सूत्र आपको यहां पे बताया है उस सेम सूत्र को आपको अप्लाई करना होगा। नौमांस कुंडली का जो सातवां भाव है उसको लगन मान करके नई कुंडली बनानी है और सेम सूत्र को अप्लाई करना है। आपका जो अष्टम भाव है वो इस कुंडली में नौमांस चार्ट में स्पाउस का धन भाव बन जाएगा, आपके लाइफ पार्टनर का धन भाव बन जाएगा। तो ये भाव, धन भाव आपके स्पाउस के लिए जो धन भाव है, इसको देखेंगे, इसके स्वामी की स्थिति को देखेंगे कि ये आपके स्पाउस की तरफ से, आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से जो कुंडली बनी है, क्योंकि आपके पास लाइफ पार्टनर की कुंडली नहीं है, तो हम आपकी कुंडली को यूज करके आपके स्पाउस से रिलेटेड, आपके जीवन साथी से रिलेटेड मैरिज इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे रिट्राइव करेंगे, निकालेंगे। तो जो आपका अष्टम भाव था वह, चूंकि अष्टम भाव मित्रों, आपका जो अष्टम भाव है वो सत्वें से दूसरा है, तो आपके स्पाउस का धन भाव बन जाएगा। और ये भाव अष्टम, आपका जो अष्टम भाव है स्पाउस के लिए दूसरा भाव बन जाएगा, क्योंकि स्पाउस का धन को रिप्रेजेंट करेगा, स्पाउस के वेल्थ को रिप्रेजेंट करेगा। इस भाव की स्थिति भी देखेंगे इस कुंडली में, इसके स्वामी की स्थिति भी इस कुंडली में देखेंगे। तो ये आपके स्पाउस की तरफ से, आपके जीवन साथी की तरफ से वेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आपको रिप्रेजेंट कर देगा। सेम उसी तरह देखेंगे जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया था। ये भाव जो अष्टम भाव आपका स्पाउस का दूसरा भाव बन जाएगा, ये भाव इसके स्वामी जितने मजबूत होंगे, क्योंकि ये भाव आपके स्पाउस के धन स्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भाव, दूसरा भाव और इसके स्वामी इस कुंडली में जो बन के आई, जितने मजबूत होंगे, जितनी अच्छी स्थिति में होंगे, ये आपके स्पाउस के लिए इंडिकेटर है कि स्पाउस का धन स्थान है वो मजबूत है। तो ये इंडिकेटर है कि आफ्टर मैरिज उसकी धन संपन्नता में इजाफा होगा। तो जैसे मैंने बताया था कि गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों अगर अच्छी स्थिति में है तो गाड़ी सुचारू रूप से चलेगी, अच्छी तरह से चलेगी। अगर एक भी पहिया डिस्टर्ब है, पंचर है या हवा नहीं है, तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो अगर मान लीजिए कि आपका जो स्पाउस है, लाइफ पार्टनर है, उसका भी धन भाव का स्वामी मजबूत है और आपका भी धन भाव का स्वामी मजबूत है, तो ये इस बात का संकेत है कि जैसे ही आपकी मैरिज होगी, वो आपके लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आएगा, तो बड़ी तेज गति से, बहुत तेज स्पीड के साथ आपकी वेल्थ में, आपकी धन समृद्धि में, धन संपन्नता में काफी तेज गति से ग्रोथ आएगी, क्योंकि गाड़ी के दोनों पहिए अच्छी स्थिति में है, तो गाड़ी सुचारू रूप से चलेगी। तो उसी प्रकार से आपका जो पंचम भाव था वो आपके स्पाउस के लिए लाभ भाव बन जाएगा। तो ये इस भाव को हम देखेंगे, आपका जो पंचम भाव था आपके स्पाउस के लिए लाभ भाव बन जाएगा इस कुंडली में। इस भाव को आपके स्पाउस के लिए लाभ भाव, आपके स्पाउस के लिए जो लाभ भाव बना है, इसको हम देखेंगे, इसकी स्वामी को इस कुंडली में हम देखेंगे। वो जितने अच्छी स्थिति में होंगे तो ये आपको कंफर्मेशन दे देगा, क्लियरेंस दे देगा आपके स्पाउस के साइड से भी कि आफ्टर मैरिज वेल्थ की स्थिति, मतलब जो आपके स्पाउस हैं, जो आपके लाइफ पार्टनर है, आफ्टर मैरिज उनकी तरफ से भी इस बात के लिए आप कंफर्म हो जाएंगे कि आफ्टर मैरिज उनकी लाइफ में मैरिज हो जाने पश्चात उनके गेन्स में इजाफा होगा, लाइफ पार्टनर के प्रॉफिट्स में, इनकमिंग्स में, अर्निंग में, आय में इजाफा होगा। जितना ये नौमांस कुंडली में जो कुंडली निकल के आई है मित्रों, जिसको हम आपके स्पाउस के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो ये लाभ भाव जो आपका पंचम भाव था वो स्पाउस के लिए लाभ भाव बन जाएगा, क्योंकि पंचम भाव जो आपका है वो 7वें से 11वां है।
तो 7वें से 11वां होने के नाते ये स्पाउस का लाभ स्थान बन जाएगा। तो ये भाव इसके स्वामी इस कुंडली में जितने मजबूत होंगे, जितनी अच्छी स्थिति में होंगे, ये इस बात का इंडिकेटर है कि आप आफ्टर मैरिज आपके स्पाउस के लिए, उसके लिए आप उसके गेन्स, उसके आय, उसकी अर्निंग काफी बढ़ेगी आफ्टर मैरिज। जितनी मजबूत स्थिति में ये भाव होगा, आपका पंचम कह लीजिए, और ये स्पाउस के लिए 11वां बन जाएगा। आपका जो पंचम भाव है वो आपके स्पाउस के लिए 11वां बन जाएगा। तो ये भाव इसके स्वामी जितनी अच्छी स्थिति में होंगे, ये स्पाउस के लिए गुड इंडिकेशन है कि उसकी प्रॉफिट्स में, उसकी अर्निंग में, उसकी डिजायर, जो उसकी मनोरथ है, मनोकामनाएं हैं, वो आफ्टर मैरिज को लेके और धन संपन्नता को लेके वो फुलफिल होंगी और उसके धन संपन्नता में इजाफा होगा। आप ऐसे समझ लीजिए। तो इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर नौमान चार्ट में आपका जो लाभ भाव है, लाभ भाव के स्वामी जितनी अच्छी स्थिति में है, ये आपके लिए अच्छा इंडिकेटर है इनकमिंग्स, आय, अर्निंग बढ़ने के लिए। और जो हमने आपको जो नौमान चार्ट का जो 7वां भाव है, इसको लगन मान करके जो कुंडली बनाई है, आपका 5वां भाव नौमान चार्ट में आपके स्पाउस का लाभ भाव बन जाएगा, क्योंकि आपका 5वां भाव 7वें से 11वां है। तो ये भाव आप स्पाउस का जो 11वां भाव है, इसके स्वामी जितनी बेहतर स्थिति में है, अगर दोनों साइड, आपके साइड से भी 11वां भाव इसके स्वामी कुंडली में जितने मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, और स्पाउस के साइड से भी उसका 11वां भाव या उसके स्वामी मजबूत और अच्छी स्थिति में है, तभी करिए सोने पर सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। दोनों साइड से प्लस पॉइंट है, गुड स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि आफ्टर मैरिज तेज गति के साथ आपकी जो अर्निंग है, आय है, इनकमिंग्स है, उसमें इजाफा होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। आप ये सूत्र चाहे आपके पास अगर आपके लाइफ पार्टनर, आपके स्पाउस की कुंडली है, उसमें देख सकते हैं, नहीं तो आपका जो 7वां भाव है उसी को लगन मान करके फिर से कुंडली बना लीजिए। और उस कुंडली को आप कह लीजिए सर आईना नहीं होता, आपका जो नौमान चार्ट है उसमें आईना वगैरह आप देखेंगे तो जो चीजें आपको अपना अक्स दिखाई देता है। तो 7वें भाव को लगन मान करके नौमान चार्ट के फिर से पूरी कुंडली बना लीजिए। इसके धन भाव इसके स्वामी की स्थिति देखिए, इसके लाभ भाव इसके स्वामी की स्थिति देखिए, और क्या वो आफ्टर मैरिज जो फिजिकल कंफर्ट से रिलेटेड चीजें हैं, भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन है, उसको हम देखेंगे आपके स्पाउस की तरफ से जो 4था भाव बन रहा है। आपका जो 10वां भाव है वो आपके स्पाउस के लिए, जीवन साथी के लिए 4था भाव बन जाएगा, सुख स्थान बन जाएगा। तो इस भाव के और इसके स्वामी की स्थिति को हम नौमान कुंडली में देखेंगे कि वो कितनी बेहतर स्थिति में है। वो अगर अच्छी स्थिति में है तो इस बात का इंडिकेटर है कि आफ्टर मैरिज आपके स्पाउस के लिए, आपके लाइफ पार्टनर के लिए भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन है, वो उनका इजाफा होगा। वो अन्य चीजों, घर मकान, जमीन जायदाद, गाड़ी वगैरह अपनी लाइफ में बना पाएगा, अचीव कर पाएगा आफ्टर मैरिज। अब ऐसी अगर स्थिति में देखा जाए तो आपका सुख भाव, आपका 4था भाव, इसके स्वामी मजबूत और अच्छी स्थिति में हो, और आपके स्पाउस की तरफ से जो कुंडली बनी है उसका भी 4था भाव, उसके स्वामी की स्थिति मजबूत हो कुंडली में, तभी दोनों साइड से सपोर्ट मिल गया, दोनों पहिए अच्छी मजबूत स्थिति में है, तो गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। इसका मतलब क्या है कि आफ्टर मैरिज आप अपनी लाइफ में कंफर्म्ड हो जाएगा यहां से कि भैया कि आप भौतिक सुखों से संबंधित जो संसाधन है उनमें आप बढ़ोतरी कर पाओगे, जमीन वगैरह खरीद पाओगे, मकान वगैरह खरीद पाओगे, गाड़ी वगैरह खरीद पाओगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं। लेकिन अब इन चीजों को थोड़ा, ये मैंने बात की जब दोनों साइड से अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन अगर चीजें मिक्सअप हो जाए, अब मान लीजिए आपका धन भाव के स्वामी अच्छी स्थिति में है, लेकिन जो नौमांस कुंडली मैंने स्पाउस की तरफ से बनाई 7वें भाव को लगन मानकर, उसके दूसरे भाव या उसके स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं रही, तो भैया एक पहिए में हवा कम है तो गाड़ी उतनी बेहतर ढंग से नहीं चलेगी। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने स्पाउस का उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। उसमें परिस्थिति कोई भी हो सकती है, मान लीजिए फिजिकल इलनेस हो सकती है, आपका स्पाउस उतना हेल्दी ना हो, बीमारियों का परेशान हो, या फिर आपका स्पाउस आपसे काफी दूर हो, और या फिर उसकी आय कम हो, आप ऐसे समझ सकते हैं, तो जिस कारण आपके धन समृद्धि में इजाफा होने में प्रॉब्लम होता है। अब इन दोनों चीजों को कंपेयर कर लीजिए, आपका धन भाव, आपके धन भाव के स्वामी, और आपके स्पाउस का धन भाव के स्वामी, जो मैंने कुंडली बनाई इस तरह से देख सकते हैं, या आपके पास आपके स्पाउस की कुंडली है तो उसके माध्यम से देख सकते हैं। तो दोनों का धन भाव और धन भाव के स्वामी मजबूत है, तो ये सेविंग्स में, डिपॉजिट्स में, वेल्थ में बड़ी तेज गति के साथ इजाफे का सूचक है। अगर एक का मजबूत है, एक का कमजोर है, तो फिर कह लीजिए कि चीजें जैसी हैं आपकी पहले मैरिज के पहले, उसमें बहुत खास कोई इजाफा नहीं होगा, क्योंकि आप तो भाई चला गाड़ी का एक पहिया सही है, लेकिन एक पहिया पंचर है,
तो आप तो गाड़ी अपने तरफ से तेज खींचना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने स्पाउस का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है स्पाउस की तरफ से। अब दूसरी स्थिति ले लीजिए कि आपके लाइफ पार्टनर के धन भाव की स्थिति अच्छी है, धन भाव के स्वामी की स्थिति है अच्छी है, लेकिन आपके तरफ से खराब है। तो आपके स्पाउस के लाइफ पार्टनर के आ जाने के बाद लाइफ में, तो वो तो भैया वो तो प्रयास में लगा है धन संपन्नता को बढ़ाने में, लेकिन आप किन्हीं कारणवश, चाहे बीमारी के चलते या फिर आपकी आय कम है, तो आप जो एक कह लीजिए कुटुंब जो है, दोनों मिलकर के जो मैरिज अस्तित्व में आई है, उसमें धन संपन्नता में इजाफा होने में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। अब वही चीज हम लाभ भाव पे भी देखेंगे, लाभ भाव के स्वामी पे देखेंगे दोनों साइड पे, और वही हम सुख भाव के स्वामी दोनों साइड पे देखेंगे कि अगर आपका भी लाभ भाव के स्वामी अच्छी मजबूत स्थिति में है नौमान चार्ट में, और आपके स्पाउस का लाभ भाव उसके स्वामी मजबूत स्थिति में है, चाहे स्पाउस की कुंडली हो उसमें देख लीजिए, नहीं तो सत्व भाव को लगन बना करके देख लीजिए, तो आपका पंचम भाव लाभ भाव बन जाएगा ये, और इसके स्वामी की स्थिति कुंडली भी देख लीजिए, दोनों अगर मजबूत है, आपका भी लाभ भाव के स्वामी और स्पाउस का भी लाभ भाव के स्वामी, तो इस निश्चित तौर पर ये इंडिकेट करता है कि आफ्टर मैरिज बड़ी तेज गति से आय में वृद्धि होगी, इनकमिंग्स में वृद्धि होगी, लेकिन दोनों में से कोई एक कमजोर है तो कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी। और अगर दोनों साइड पीड़ित है, धन के लिए भी लाभ भाव के लिए भी, दोनों साइड अगर पीड़ित है, आपके साइड से भी नौमान कुंडली में दूसरा धन भाव के स्वामी पीड़ित है, और नौमान चार्ट में जो मैंने कुंडली बनाई उस तरह से देख सकते हैं, या फिर स्पाउस की कुंडली है उसमें भी देख सकते हैं, लाभ भाव के स्वामी दोनों साइड से पीड़ित है, तो भैया ये मैरिज समझ लीजिए कि धन का क्षय कराने वाली, धन का लॉस कराने वाली मैरिज है। आपको लाभ अर्जित करने में, पैसे कमाने में, आय बढ़ाने में बहुत मुश्किलात, बहुत बाधाओं, बहुत व्यवधानों का सामना करना पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर नौमान कुंडली का आपका सुख स्थान इसके स्वामी अच्छी स्थिति में है, और आपके स्पाउस के जो मैंने कुंडली बनाई उस तरह से देख लीजिए, या फिर आपके पास स्पाउस की कुंडली है उससे देख लीजिए कि नौमान कुंडली में जब हमने सत्व भाव को लगन मान करके कुंडली बनाई, तो जो आपका 10वां भाव है वो आपके स्पाउस के लिए चौथा भाव बन जाएगा। आपका चौथा भाव और उसके स्वामी मजबूत स्थिति में हो, और आपके स्पाउस के लिए जो कुंडली बनी उसमें चौथा भाव इसके स्वामी मजबूत स्थिति में हो, तब ये भाई घर मकान जमीन जायदाद, क्योंकि ये भौतिक सुखों से संबंधित स्थान है, भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन है उससे रिलेटेड स्थान है चौथा भाव, तो उसमें इजाफे का और तेज गति से ज्यादा इजाफा है। आप 2-2 जमीन, 3-3 जमीन मकान, 2-2 मकान, 3-3 मकान खरीद सकते हैं, लेकिन किसी एक का सुख चाहे आपका या चाहे आपके पार्टनर का, किसी एक का चौथा भाव नौमान कुंडली का और इसके स्वामी अच्छी स्थिति में है, लेकिन दूसरे का पीड़ित है, दूसरे का कमजोर है, तो कोई खास इजाफा नहीं हो पाएगा। अगर आपके साइड से आपका अच्छा है, आपके स्पाउस का उतना कमजोर है, स्पाउस का कमजोर है, तो भैया आप अपनी मैरिज में चीजों को सरप्लस करना चाहते हैं, घर मकान जमीन जायदाद लेना चाहते हैं, लेकिन आपके स्पाउस से रीजन चाहे जो भी हो, बीमारी हो या फिर आय की कमी हो, वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप कह लीजिए कि उसके भाग्य के, उसके दुख, क्योंकि भाई यहाँ पे आप कहीं ना कहीं लक फैक्टर रिलेट कर सकते हैं कि उसके लक का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप जमीन अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, मकान नहीं बना पा रहे हैं, गाड़ी वगैरह नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। अगर दोनों साइड से चौथे भाव के स्वामी पीड़ित हैं, आपकी तरफ से भी और आपके स्पाउस की तरफ से भी, तो उल्टा ये बनाने के बजाय आपकी चीजें आपके हाथ से जाने लगेंगी। नया खरीदना तो दूर छोड़िए, जो चीजें आपके पास हैं उसको आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, और उनसे संबंधित चीजों का आपको जीवन में लॉस वगैरह झेलना पड़ सकता है। और ये तीनों कंपोनेंट दोनों कुंडली पे हम चेक करेंगे, आप ऐसा समझ लीजिए, तीनों कंपोनेंट अगर दोनों कुंडली में खराब हो जाए तो समझिए नरक के समान हो जाएगी मैरिज, आप आफ्टर मैरिज सब कुछ गवा देंगे। अगर तीनों कंपोनेंट दोनों कुंडलियों में बहुत अच्छे हैं, आपकी और आपके स्पाउस की कुंडली में, तो सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छी स्थिति है, धन संपन्नता में बहुत तेज गति के साथ इजाफा होगा, साथ ही साथ भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन है उसमें बड़ी तेज गति से इजाफा होगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो मित्रों, ये था, इस फार्मूले को आज हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आफ्टर मैरिज आपके जो लाइफ पार्टनर के पैर आपके घर में जो पड़ रहे हैं वो शुभ साबित होंगे कि अशुभ साबित होंगे, किसके संदर्भ में, धन संपन्नता के संदर्भ में, धन समृद्धि के संदर्भ में। तो आपके पास अगर स्पाउस की कुंडली है तो उस तरह से देख लीजिए, उसी सेम मैंने सूत्र आपके नौमान चार्ट में बताया, सेम अप्लाई कर दीजिए अपने स्पाउस की कुंडली पर, उसके धन भाव, लाभ भाव, सुख स्थान को देखिए। अगर नहीं है तो सत्व भाव को लगन मान करके फिर से कुंडली बना लीजिए। आपका अष्टम भाव, आप उसका धन भाव बन जाएगा, आपका पंचम भाव उसका लाभ भाव बन जाएगा, और आपका
कर्म भाव उसका सुख स्थान बन जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आप ये आपको कंफर्मेशन दे देगा कि किस तरह हमारी स्थिति रहेगी आफ्टर मैरिज लाइफ। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।